स्टूडेंट्स, हम टेंसेस की बात कर रहे थे। हमने पढ़ा कि तीन तरह के बेसिकली टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो चार कंपोनेंट्स थे वो हमने डिटेल में उनके बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो ये जो पास्ट टेंस है ये माजी, इसका उर्दू में क्या मतलब है? माजी, यानी वो चीज जो गुजर चुकी हो वो पास्ट टेंस कहलाती है। ठीक है। अब पास्ट टेंस के भी चार कंपोनेंट्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इसके अंदर हम लेक्चर के अंदर क्या कवर करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर कौन सी ऐसी निशानियां हो तो हमें पता चल जाएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। कैसे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो तो कौन सा टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो तो कौन सा टेंस है, ये यूज हो तो कौन सा टेंस है, और ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो तो फिर कौन सा टेंस है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि हमने कैसे सेंटेंस के अंदर एरर को स्पॉट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे और उर्दू पता लगाएंगे कि कौन से टेंस से मिलती है। फिर हम देखेंगे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है, फिर हम देखेंगे उसके अंदर फॉर्म कौन सी यूज हुई है। अगर ये चीजें सेम हो और करेक्ट हो तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ये टेंस करवाने का मकसद ये है कि एमकेट के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको टेंसेस तो आते होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बेसिक से बेसिक चीज भी आपको करवाई जाए जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है। इस वजह से आपको टेंस करवाए जा रहे हैं। अदरवाइज हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ये टेंसेस आपको प्राइमरी लेवल से, सेकेंडरी लेवल से, मिडिल लेवल से आपको करवाए जाते हैं, लेकिन यहां पे करवाने का मकसद ये है कि आपको वो सारी चीजें दोबारा से मेमोराइज हो जाएं। ठीक है। और छोटी से छोटी बेसिक चीज भी आपको करवाई जाए हमारी तरफ से। ठीक है, ये कोशिश है। अब सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पांचवा टेंस है हमारे पास, ये छठा टेंस है, ये सातवां है और ये आठवां है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, सबसे पहले ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके एंड पे अगर हम उनका तर्जुमा करें और उनके एंड पे ता था, ती थी, ते थे आता हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होंगे। दूसरी एक निशानी भी है कि अगर अलिफ, ये छोटी और ये बड़ी, ये भी आ जाए तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। कैसे? सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। वो स्कूल जाता था, ता था आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। वो स्कूल जाती थी, ती थी आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। वो स्कूल जाते थे, ते थे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। मैं स्कूल गया, अलीफ आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। वो स्कूल गई, ये छोटी आ रही है एंड पे, पास्ट इंडेफिनिट है। वो स्कूल गए, गए ये आ रही है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, अगर एंड पे तर्जुमा करने से ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं स्कूल जा रहा था, रहा था आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वो स्कूल जा रहा था आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वो स्कूल जा रही थी आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वो स्कूल जा रहे थे आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मैं स्कूल जा चुका था तो पास्ट परफेक्ट है। वो स्कूल जा चुकी थी, ये भी पास्ट परफेक्ट है क्योंकि चुकी थी आ रहा है। वो स्कूल जा चुके थे आ रहा है तो ये भी पास्ट परफेक्ट है। आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? इसमें भी रहा था, रही थी और रहे थे प्लस वक्त,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों चीजें तो फिर इस तरह भी सेम है, लेकिन इसमें फर्क और उसमें क्या फर्क है, वक्त का फर्क है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे और वक्त की भी बात हो साथ तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा था भी आ रहा है और 2 सालों से जा रहा था तो वक्त भी आ रहा है, वक्त और रहा था दोनों आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वो 2 सालों से स्कूल जा रही थी भी आ रहा, साथ वक्त भी आ रहा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो 2 सालों से स्कूल जा रहे थे भी आ रहा और वक्त भी आ रहा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ही यूज करना इसकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, यही इनफ है इसके लिए, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो कौन सी है, वाज वर। वाज कब यूज करेंगे और वर कब यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे जब सिंगुलर नाउन हो, वर यूज करेंगे जब हमारे पास प्लूरल नाउन हो। जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो एक स्टूडेंट है और वो स्कूल जा रहा था, तो एक स्टूडेंट है, सिंगुलर है तो वॉज, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे, 5-10 स्टूडेंट है और वो जा रहे थे, तो 5-10 है तो प्लूरल है तो वर आ रहा है, दे वर गोइंग टू स्कूल। तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। पास्ट परफेक्ट जब हो तो हैड लगाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट जब हो तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा। जब भी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज हो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पूरे टेंसेस में सिर्फ सेकंड वर्ब एक ही टेंस के अंदर यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई ही सिर्फ इसी टेंस के लिए गई है और वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में यूज है और वो कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा दे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, तो वर्क के साथ आईएनजी लगा दें तो चौथी फॉर्म बन गई वर्किंग। टॉक के साथ आईएनजी लगा दें तो टॉकिंग। ठीक है, रन के साथ आईएनजी लगा दें तो रनिंग। ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म। तो ये भी वही रूल याद रखना है, यहां पे वहां पे 1 4 3 4 था, यहां पे आपने याद रखना है 2 4 3 4। ठीक है, यहां पे 2 4 3 4, 2 4 3 4, ये फॉर्म द वर्ब इस तरह आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में मैंने जैसे पहले बताया कि हमने ये तीनों चीजें चेक करनी है कि क्या यही सेंटेंस के एंड पे वर्ड्स आ रहे हैं, क्या यही हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं, क्या यही फॉर्म द वर्ब यूज हुई हैं। अगर ये तीनों चीजें करेक्ट होंगी इसका मतलब हमारा सेंटेंस करेक्ट है। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई वेंट टू स्कूल। इसका तर्जुमा करके देखते हैं, मैं स्कूल जाता था। था आ रहा है, सही होगी पहली चीज। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई। ठीक है, इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तीसरी चीज है फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड आएगी, वेंट लगा हुआ है तो गो वेंट गॉन, तो वेंट सेकंड है ना, गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड है तो सेकंड वर्ब भी लगी हुई है। तो था भी आ रहा है, यानी मैं स्कूल जाता था भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं लगा हुआ और फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेकंड है। तीनों चीजें सही हैं, ये सेंटेंस सही है। उसके बाद ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था आ रहा है, पहली चीज सही है। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगी, वॉज वर इज एम आर कुछ नहीं लगा हुआ, सही है। तीसरी चीज सेकंड फॉर्म लगानी है तो गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट, तो ये भी सही है। तो था भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं लगी हुई और सेकंड फॉर्म भी है, तीनों चीजें करेक्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है हमारा, करेक्ट है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। चेक करते हैं क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था आ रहा है, सही है पहली चीज।
वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज और वर्ब में से कोई चीज आई हुई है, सिंगुलर आई, मैं अकेला हूं ना तो वॉज लगेगा, सिंगुलर के साथ वॉज लगा हुआ है, सही है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, गोइंग चौथी फॉर्म लगी हुई है, गोइंग, गो की चौथी फॉर्म आईएनजी लगा के लगी हुई है, चौथी फॉर्म भी लगी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। पहली चीज देखें, मैं स्कूल जा रहा था आ रहा है, वॉज लगा हुआ है, चौथी फॉर्म आईएनजी वाली लगी हुई है, तीनों चीजें करेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरी चीज देखते हैं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था आ रहा है, वॉज भी आ रहा है, चौथी फॉर्म भी लगी हुई है गोइंग, तो वॉज भी है, चौथी फॉर्म भी है और रहा था भी आ रहा है, ये तीनों चीजें करेक्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आगे पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, हैड, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड गॉन टू स्कूल, सबसे पहली चीज तर्जमा करना है, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था आ रहा है, इसका मतलब पहली चीज सही है। आई हैड लगा हुआ है, दूसरी चीज भी सही है। गॉन, गो वेंट गॉन तीसरी फॉर्म है, गो पहली, वेंट दूसरी, गॉन तीसरी, तो गॉन तीसरी फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। तो चुका था भी आ रहा है एंड पे, हैड भी लगा हुआ है और तीसरी फॉर्म भी लगी हुई है, तीनों चीजें करेक्ट है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। उसके बाद ही हैड गॉन टू स्कूल, इसको चेक करते हैं कि वो स्कूल जा चुका था आ रहा है, पहली चीज सही है, हैड लगा हुआ है, हैड भी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये तीन चीजें भी करेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस भी करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। उर्दू में जब हम तर्जमा करेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे और वक्त आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, हैड बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं तो फोर्थ फॉर्म होती है। लेकिन इस टेंस में एक स्पेसिफिक बात, जैसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी पढ़ी थी कि सिंस और फॉर यूज करते हैं। अब डिपेंड करता है सिंस कब यूज करेंगे, फॉर कब यूज करेंगे। सिंस तब यूज करेंगे जब मखसूस वक्त हो, 2002 से 2006 तक 4 साल की बात हो तो वो मखसूस है, तो सिंस लगेगा। और अगर आम वक्त हो जिसका पता ना हो, नामालूम वक्त हो कि कौन से 4 साल, फॉर, उसके साथ फॉर आएगा, फॉर 4 years, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002, ठीक है। अब यहां पे देखें, अगर हम इसका तर्जमा करें, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002, तो तर्जमा ये है, मैं 2002 से स्कूल जा रहा था आ रहा है, सही है। दूसरी चीज, हैड बीन लगाना है, हैड बीन लगा हुआ है, सही है। तीसरी चीज, चौथी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, सो आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002, कि मैं 2002 से स्कूल जा रहा था भी आ रहा है, हैड बीन भी लगा हुआ है और फोर्थ फॉर्म भी लगी हुई है, और एंड वाली चीज देखनी है, सिंस या फॉर लगा हुआ है, ठीक है। तो 2002 खास वक्त है या आम वक्त है, तो 2002 एक मखसूस वक्त है, दोबारा कभी 2002 नहीं आना, मखसूस वक्त है, तो मखसूस है तो उसके साथ क्या लगा हुआ है, सिंस। ये चारों चीजें हमने चेक कर ली। हैड बीन भी लगा हुआ है, सबसे पहले तो रहा था आ रहा है तर्जुमे में, हैड बीन भी लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म भी लगी हुई है और मखसूस वक्त है तो सिंस भी लगा हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years, कि वो 4 सालों से स्कूल जा रहा था, तो पहली चीज उर्दू देखनी है, रहा था, 4 सालों से स्कूल जा रहा था आ रहा है, सही है पहली चीज। दूसरी चीज, हैड बीन लगा हुआ है तो हैड बीन भी लगा हुआ है। तीसरी चीज, फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, फोर्थ फॉर्म भी आनी चाहिए। चौथी चीज देखनी है, मखसूस वक्त है या आम वक्त है, तो 4 years, पता नहीं कौन से 4 years, स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से 4 साल, वो 4 साल उसके बचपन के भी हो सकते हैं, वो 4 साल 2002 से 2006 भी हो सकता है, वो 4 साल 2006 से 2010 भी हो सकता है, कोई मखसूस वक्त नहीं है। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years, तो ये 4 years कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो आम वक्त है, आम वक्त हो तो फॉर आता है, तो फॉर लगा हुआ है, ये भी सही है। तो सबसे पहली चीज, वो 4 सालों से स्कूल जा रहा था भी आ गया, हैड बीन भी आ गया, ठीक है, गोइंग आया हुआ है, चौथी फॉर्म भी है, और 4 years आम वक्त है तो फॉर लगा हुआ है,
तो ये सारी चीजें करेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारे पास पास्ट टेंस थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आएगा तो ता था, ती थी, ते थे, या अलीफ ये छोटी या ये बड़ी, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ हमारे पास वक्त की बात होगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यहां पे वॉज वर्ब लगाते हैं, यहां पे हैड लगाते हैं और यहां पे हैड बीन लगाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म लगती है और किसी में सेकंड फॉर्म नहीं लगती। तो सेकंड फॉर्म लगती है, इसमें फोर्थ फॉर्म लगती है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है और इसमें भी फोर्थ फॉर्म। सो 2 4 3 4, वहां प्रेजेंट में क्या था 1 4 3 4 था, यहां क्या है सेकंड 2 4 3 4। उसके बाद एग्जांपल्स की अगर हमने बात की थी कि उसमें ये सारी चीजें कवर हो रही हैं तो इसका मतलब एग्जांपल करेक्ट है, तो ये करेक्ट थी तो ये एग्जांपल्स करेक्ट हैं, ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी तो ये भी करेक्ट थी, ये चीजें फॉलो हो रही थी तो ये भी करेक्ट थी। तो ये था हमारे पास पास्ट टेंस और इसके 4 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, अभी रिसेंटली हमने बात करनी है फ्यूचर टेंस की, तो ये पास्ट टेंस था, अब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे टेंसेस की, बेसिकली 3 टेंसेस थे हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हमने बात कर ली, उसके 4 कंपोनेंट्स की भी डिटेल में बात कर ली, उसके बाद पास्ट टेंस की भी हमने बात कर ली और उसके भी 4 कंपोनेंट्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। बेसिकली फ्यूचर का उर्दू में मतलब है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल वो जमाना होता है जो आने वाला होता है, जो अभी आया नहीं होता, ये गुजरा नहीं होता, बल्कि जो अभी आना होता है उसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसने 4-5 साल बाद स्कूल जाना होता है, ठीक है, अभी वो जा नहीं चुका होता बल्कि अभी उसने 4-5 साल बाद जाना है, ठीक है, तो इसको मुस्तकबिल कहेंगे। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि 5 साल बाद ये स्कूल जाता होगा, तो 5 साल बाद, अभी आने वाला वो जमाना है, ठीक है, तो आने वाले जमाने को हम मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर भी जो है इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट को 9th टेंस भी कहते हैं, 9वां टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को 10th टेंस कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को 11th टेंस भी कहते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को 12th टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर के दौरान भी हमने यही बात करनी है कि सबसे पहले ऐसे तमाम टेंसेस जिनके एंड पे वर्ड्स आ रहे हो उन वर्ड्स को सिग्नल वर्ड्स कहते हैं, जिससे हमें ये सिग्नल मिल जाए कि ये वर्ड्स या ये टेंस किस टेंस से बिलोंग रखता है, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग रखता है। तो उसके लिए हम उर्दू के अंदर उसका तर्जमा करते हैं, तर्जमा करके हम उसको चेक करते हैं कि ये जो एंड पे वर्ड्स आ रहे हैं वो किस टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमारे पास, उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, कि अगर ये टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, ये टेंस है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स में ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ऐसे ही आपके एमकेट के पेपर में सेंटेंसेस ही आने हैं। हमने क्या करना है, इन तमाम रूल्स को अप्लाई करके देखना है, अगर वो तमाम रूल्स इस टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो वो सेंटेंस करेक्ट है, अगर ये तमाम रूल्स इस सेंटेंस पे अप्लाई हो रहे हैं तो वो सेंटेंस करेक्ट है, अगर ये तमाम रूल्स इस सेंटेंस पे अप्लाई हो रहे हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट है, अगर ये तमाम रूल्स इस सेंटेंस पे अप्लाई हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से सेंटेंसेस के एंड पे कौन से उर्दू के वर्ड्स हों तो वो टेंस को, उस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। ऐसे तमाम टेंसेस जिनके एंड पे ता होगा, ती होगी, ते होंगे आता हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वो स्कूल जाता होगा, ता होगा आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो स्कूल जाती होगी, ती होगी आ रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो स्कूल जाते होंगे, ते होंगे आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कैसे पता चलेगा, अगर सेंटेंस के एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा हो तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। जैसे वो स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है,
वो स्कूल जा रही होगी, रही होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वो स्कूल जा रहे होंगे है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की क्या निशानी है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो स्कूल जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। वो स्कूल जा चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। वो स्कूल जा चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या निशानी है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस वक्त, यानी कितने वक्त की बात हो रही है। जैसे वो 2 सालों से स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा भी आ रहा है और 2 सालों से वक्त भी आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो 2 सालों से स्कूल जा रही होगी भी आ रहा है और वक्त भी आ रहा है, यानी 2 सालों से स्कूल जा रही होगी, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो 2 सालों से स्कूल जा रहे होंगे भी आ रहा है और 2 सालों से स्कूल जा रहे होंगे तो वक्त की भी बात हो रही है, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां हमने ये पढ़ा अभी तक कि फ्यूचर इनडेफिनिट हो तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएगा। अगर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस वक्त अगर आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कि फ्यूचर इनडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, विल या शैल, ये डिपेंड करता है, विल या शैल। मोस्टली ही, शी, इट के साथ विल आता है, ठीक है। मोस्टली ही, शी और इट के साथ क्या आता है, विल। ही, शी और इट, ये 3 चीजों के साथ क्या आएगा, विल। और आई और दे के साथ क्या आता है, शैल। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड है कि शैल बहुत कम यूज किया जाता है, मोस्टली वो विल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो पुराने दौर के अंदर ही, शी, इट के साथ विल यूज करते थे और आई और दे के साथ शैल यूज करते थे, लेकिन आजकल मोस्टली सिर्फ विल को ही यूज किया जाता है। शैल सिर्फ जहां जोर देना होता है वहां यूज करते हैं। आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, विल बी, शैल बी, तो वहां सिर्फ विल और शैल था, यहां पे विल बी, शैल बी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। आगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो फर्स्ट टेंस में कौन से थे, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और आगे हम बात करते हैं सिंस और फॉर की, तो ये पहले भी बताया, जब मखसूस वक्त की बात हो तो सिंस और फॉर आएगा। जैसे 2002 से 2006 ये मखसूस वक्त है, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि 2002 से ऑनवर्ड 2006 तक, तो ये हमारे पास सिंस लगेगा इसके साथ। फॉर का मतलब है, फॉर कब लगेगा, जैसे 4 इयर्स उसने कह दिए, अब ये नहीं पता कौन से 4 सालों का नाम ले रहा है, तो आम वक्त हो तो फॉर लगेगा, जिसको उसने खास ना किया हो, मखसूस ना किया हो, और मखसूस वक्त हो तो उसके साथ सिंस लगेगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे वर्क की चौथी फॉर्म क्या होगी, वर्किंग। टॉक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो चौथी फॉर्म बन जाएगी टॉकिंग, ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी होगी, फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट टेंस की तरह ही है ये रूल, 1 4 3 4, प्रेजेंट में भी यही था 1 4 3 4, फ्यूचर में भी यही है 1 4 3 4, सिर्फ पास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें 1 4 3 4 नहीं है, उसमें 2 4 3 4 है। बस 2 का जो मसला है ना वो सिर्फ 5 में टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट में आता है, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है और कहीं यूज नहीं होगी। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 1 4 3 4। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। सेम एज इट इज जैसे हमने पहले की थी ऐसे ही अब हमने देखना है
कि क्या इन एग्जांपल्स पे ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। इसी तरह इन सेंटेंसेस पे देखेंगे क्या ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, इन सेंटेंसेस पे देखेंगे क्या ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, और इन सेंटेंसेस पे देखेंगे क्या ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आई विल गो टू स्कूल। सबसे पहला काम करना होता है, हमने उर्दू बनानी है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूंगा, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूंगा। ताऊंगा आ रहा है, ताऊंगा आ रहा है, तो हमारे पास वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, विल शैल। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है, विल, तो विल लगी हुई है तो सही है। उसके बाद गो टू स्कूल, फॉर्म कौन सी लगानी है, फर्स्ट। गो, गो पहली फॉर्म है, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पे देखें, सबसे पहले आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूंगा, ताऊंगा आ रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगी हुई है, सही है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सही है। इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है, सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता होगा, तो ता होगा आ रहा है, सही है। दूसरी चीज विल शेल में से कोई चीज आएगी, विल लगा हुआ है, सही है। तीसरी है जी फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है, तो ता होगा भी आ रहा है उर्दू में, हेल्पिंग वर्ब विल भी लगी हुई है, और फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है। तीनों चीजें करेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल्स की बात करते हैं। आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, रहा हूंगा आ रहा है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। विल बी लगा हुआ है, तो विल बी ही चाहिए, विल बी लगा हुआ है। गोइंग, गोइंग चौथी फॉर्म है, तो चौथी फॉर्म ही चाहिए होती है, चौथी फॉर्म लगी हुई है, तो ये तीनों चीजें हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट। दोबारा देखें, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, रहा हूंगा आ रहा है, विल बी लगा हुआ है, गोइंग चौथी फॉर्म लगी हुई है, ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, तो वो स्कूल जा रहा होगा आ रहा है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पहली शर्त पूरी होगी। ही विल बी लगा हुआ है, विल बी लगा हुआ है, सही है। गोइंग लगा हुआ है, चौथी फॉर्म लगी हुई है, सही है। तो रहा होगा भी आ रहा है, विल बी भी लगा हुआ है, और चौथी फॉर्म भी लगी हुई है। रहा होगा भी आ रहा है, विल बी भी लगा हुआ है, और गोइंग यानी चौथी फॉर्म भी लगी है। सारी चीजें करेक्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आना चाहिए। आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव लगा हुआ है, सही है। गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म ही चाहिए होती है, सही है। तो आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूंगा भी आ रहा है, विल हैव चाहिए, विल हैव भी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म गॉन चाहिए होती है, गॉन लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा, पहले उर्दू देखते हैं, वो स्कूल जा चुका होगा आ रहा है एंड पे, सही है, पहली शर्त कंप्लीट है। ही विल हैव आया हुआ है, सही है। गॉन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, ये भी सही है, तो तीनों चीजें सही हैं। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा भी आया हुआ है, विल हैव भी उसने लगाया हुआ है, और गॉन यानी थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, तीनों चीजें करेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस जो हमारे पास 12th सेंटेंस है, वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन साथ वक्त की भी बात होगी। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसके साथ फॉर्म कौन सी लगेगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने। इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस कब लगाते हैं, जब मखसूस वक्त की बात हो, वक्त को उसने खास कर दिया हो, 2002 से 2006 के 4 सालों की बात कर रहा है, स्पेसिफिक कर दिया उसने, तो सिंस लगेगा। आम वक्त की अगर आप बात करें, यानी किसी को वो मखसूस ना करे, तो उसके साथ फॉर लगाएंगे, जैसे फॉर 4 ईयर्स, पता नहीं कौन से 4 ईयर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। I will have been going to school since 2025, कि मैं 2025 से स्कूल जा रहा हूंगा, अभी नहीं जाता वो, 2025 से वो स्कूल जा रहा होगा, 2025 से स्कूल जा रहा होगा आ रहा है पहले, और 2025 से वक्त की भी बात हुई है, तो रहा होगा भी आ रहा है, और साथ 2025 यानी वक्त की भी बात कर रहा है वो, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
अब हम देखते हैं बाकी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला रूल तो अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल ये है कि विल हैव बीन लगा होगा या शैल हैव बीन लगा होगा। तो यहां पे क्या लगा हुआ है, आई विल हैव बीन लगा हुआ है, दूसरी चीज भी करेक्ट है। तीसरी चीज है फोर्थ फॉर्म आएगी, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। गोइंग चौथी फॉर्म है, तो ये गोइंग चौथी फॉर्म भी आई हुई है, ठीक है। सो आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यानी मैं 2025 से स्कूल जा रहा हूंगा, तो रहा हूंगा भी आ रहा है और वक्त भी आ रहा है। उसके बाद विल हैव बीन चाहिए, वो भी लगा हुआ है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म गोइंग चाहिए होती है, वो भी लगी हुई है। इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। उसके अलावा एक और चीज भी देखते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में। टोटल 4 चीजें देखनी है, रहा होगा और वक्त 2025, वो उसने बात कर दी। दूसरी चीज विल हैव बीन चाहिए होती है, वो भी लगाया हुआ है। तीसरी चीज चौथी फॉर्म चाहिए होती है, वो भी लगाया हुआ है। चौथी चीज है कि सिंस लगा हुआ है या फॉर। तो 2025 उसने खास वक्त की बात की, 2025 बार बार नहीं आएगा, सिर्फ एक बार ही आएगा, वो खास वक्त है। तो 2025 की बात की है तो सिंस लगेगा, तो उसने क्या लगाया हुआ है, सिंस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये उसने सिंस भी लगाया हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। वो 4 सालों से या 4 साल बाद, वो 4 साल बाद स्कूल जा रहा होगा। तो रहा होगा आ रहा है और 4 साल बाद, 4 साल वक्त है तो वक्त भी दिया हुआ है, रहा होगा भी आ रहा है और वक्त भी आ रहा है। पहली चीज सही है। दूसरी चीज है विल हैव बीन चाहिए, तो विल हैव बीन भी लगा हुआ है। तीसरी चीज है चौथी फॉर्म होनी चाहिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। गोइंग आई हुई है चौथी फॉर्म। उसके बाद फॉर लगेगा या सिंस, तो इसमें उसने कहा है 4 years। 4 years कोई स्पेसिफिक नहीं है, और अगर स्पेसिफिक ना हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, फॉर। तो फॉर लगा हुआ है। इसका मतलब वो 4 साल बाद स्कूल जा रहा होगा भी आ रहा है और 4 साल भी आ रहे हैं, यानी वक्त भी आ रहा है और रहा होगा भी आ रहा है। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज है विल हैव बीन चाहिए होता है, विल हैव बीन लगा हुआ है। तीसरी चीज है चौथी फॉर्म लगानी चाहिए, चौथी फॉर्म लगी हुई है। सिंस लगेगा या फॉर, तो यहाँ पे 4 years यानी आम वक्त की बात है तो फॉर लगेगा, तो फॉर लगा हुआ है। सारी चीजें करेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। तो ये था हमारे पास फ्यूचर टेंस। तो आज का ये टॉपिक जो था वो टेंसेस के बारे में था। तो टेंसेस हमारे पास 3 तरह के थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टोटल 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 कंपोनेंट्स थे, पास्ट के भी 4 कंपोनेंट्स थे और फ्यूचर के भी 4 कंपोनेंट्स थे। प्रेजेंट के 4 कंपोनेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली कि उनकी उर्दू में एंड पे क्या आता होगा, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज करते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती हैं, और उनके एग्जांपल्स के बारे में बात की। ऐसे ही हमने पास्ट टेंस पढ़ा, उसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट के एंड पे कौन से उर्दू के वर्ड्स आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी पास्ट के बारे में भी। अब हमने ये पढ़ा फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी अगर तर्जमा किया जाए, उनकी ट्रांसलेशन की जाए, तो उनके एंड पे कौन से उर्दू के वर्ड्स आते होंगे, इसके एंड पे कौन से उर्दू के वर्ड्स आते होंगे। तो ये फ्यूचर टेंस की भी हमने बात कर ली। उसके बाद हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाएगा, तो वहां विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, 1 4 3 4, ठीक है। एग्जाम्पल से हमने बात की कि ये सारी चीजें अगर अप्लाई हो रही हैं तो एग्जाम्पल ठीक है, ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं तो उसकी एग्जाम्पल्स ठीक हैं, ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं तो इसकी एग्जाम्पल्स ठीक हैं, ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं तो इसकी एग्जाम्पल्स ठीक हैं। और ये सिंस और फॉर का यूज याद रखना है कि जब मखसूस वक्त की बात करें, स्पेसिफिक कर दे वक्त को, तो सिंस लगाते हैं, और जब आम वक्त की बात करें, स्पेसिफिक ना करे, 4 years यानी कौन से 4 साल, 10 years 10 साल, 10 hours पता नहीं कौन से 10 घंटों की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर आम वक्त हो तो फॉर लगेगा। तो सिंस और फॉर का यूज भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारे पास टेंसेस के, ये हमारे पास लेक्चर्स थे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये आपने अच्छे से इनके रूल्स याद करने हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब्स, ये ग्रिप बनानी है, इनके जो रूल्स आपको बताए गए हैं कि कौन से उर्दू के वर्ड्स होंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स, कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और एग्जांपल्स से, ठीक है। इन्हीं में से ये आपके एमसीक्यू आएंगे एमकेट के अंदर, ठीक है। तो ये आसान टॉपिक था, लेकिन और ये आपको मिडिल लेवल पे भी करवाया गया है, प्राइमरी लेवल पे भी करवाया गया है, मैट्रिक लेवल पे भी करवाया गया, एफएससी लेवल पे भी करवाया गया, लेकिन दोबारा करवाने का मकसद ये है कि वो सारी चीजें एक बार आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, हर लेक्चर की तरह आज के लेक्चर में भी हम 10 वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे। आज के लेक्चर के दौरान हम 111 से 120 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 111 वर्ड है वो हमारे पास क्या है, मोल्डेड। मोल्डेड जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब होता है मोल्ड। मोल्ड करना कहते हैं ढालने को,
किसी शक्ल में ढाला जाता है, ठीक है। सो मोल्डेड मतलब ढालना, ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है ढालना। जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि मट्टी के बर्तन जो बना रहे हैं उस मट्टी को मुख्तलिफ शेप के अंदर ढाला जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है, फॉर्मेशन हो रही है उससे किसी चीज़ की, ठीक है। सो इसकी जो सिनोनिम्स है वो क्या है, फॉर्म्ड, शेप्ड, प्रिपेयर्ड, कास्ट, रेडीमेड, अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड, चेंज्ड, फैशन्ड, फॉर्ज्ड। सो मोल्ड करना मतलब किसी को चेंज करना, उसकी शेप को तब्दील करना। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमारे पास 111वां वर्ड था वो क्या था, मोल्डेड। और मोल्डेड जो हमारे पास है वो एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है ढालना। जैसे मट्टी होती है, मट्टी को बर्तन बनाने के लिए मुख्तलिफ अशकाल में हम ढालते हैं, मोल्ड किया जाता है उसको, उसकी शेप को तब्दील किया जाता है, ठीक है। सो मोल्ड का मतलब क्या है उर्दू में, ढालना। जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो शख्स है ये मट्टी के बर्तन बना रहा है, मट्टी को मुख्तलिफ अशकाल के अंदर ढाल रहा है, ठीक है। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, फॉर्म्ड, शेप्ड, प्रिपेयर्ड, उसके बाद चेंज्ड, उसकी शेप को चेंज किया जा रहा है, उसको शेप दी जा रही है, मट्टी को एक शेप दी जा रही है, ढाला जा रहा है, ठीक है। सो ये था हमारे पास 111th वर्ड। उसके बाद 112वां वर्ड जो है वो है मीनेसिंग। जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा मीनेस्ड। मीनेस्ड जो वर्ड है हमारे पास उसका मतलब होता है खौफजदा करना, और मीनेसिंग भी यही मतलब है कि खौफजदा किया जा रहा है। मीनेसिंग सिर्फ 4th फॉर्म बनाई गई है और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है खौफजदा कर देने वाली चीज़, खौफजदा करने वाली चीज़, ठीक है। सो मीनेसिंग का क्या मतलब है, इट इज़ सो मीनेसिंग, ये बहुत खौफजदा करने वाली चीज़ है। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, अलार्मिंग, इंटिमिडेटिंग, लूमिंग, स्केरी, इंडेंजरिंग, ठीक है। और डायग्राम नजर आ रहा है कि वो एक तेज धार छुरी है उसके पास और वो नाइफ से क्या कर रहा है, उस दोस्त को काटने की कोशिश कर रहा है, उसको डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है। सो स्टूडेंट्स 112वां जो वर्ड है वो है मीनेसिंग, और मीनेसिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, खौफजदा करने वाली चीज़। जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है कि वो तेज धार छुरी या नाइफ से क्या हो रहा है, खौफजदा हो रहा है, तो दोस्त उसका खौफजदा हो रहा है, ये उसको खौफजदा कर रहा है। सो छुरी खौफजदा करने वाली चीज़ है। सो इट इज़ अ थ्रेटनिंग थिंग। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, इंटिमिडेटिंग और स्केरी, ठीक है। उसके बाद 113वां जो वर्ड है वो है नुइसेंस। नुइसेंस एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है परेशानी या तंगी। किसी चीज़ की परेशानी होती है, किसी चीज़ की तंगी होती है। जैसे ये जो है ये खारिश से तंग आ रहा है, ये मच्छर से तंग हुआ है, ठीक है, मच्छर उसको इरिटेट कर रहे हैं। सो नुइसेंस का मतलब है इरिटेशन, पेन, अनॉय करना, अनॉयंस, पेस्ट, बॉदर करना, ट्रबल देना, ठीक है, इरिटेंट, एजिटेशन। सो स्टूडेंट्स 113 जो वर्ड है हमारे पास वो है नुइसेंस। नुइसेंस एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है परेशानी या तंगी। कोई चीज़ आपको परेशान करती है या तंग करती है। जैसे डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि इसको जी जरासीम या इसको जो ये है ये तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इसको ये मच्छर तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, इरिटेट करना। सो इरिटेशन, पेन, अनॉयंस, ट्रबल। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 113th वर्ड और ये क्या है, नुइसेंस है, ये एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है परेशानी या तंगी। और मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, इरिटेशन, पेन, अनॉयंस और ट्रबल। उसके बाद 114वां जो वर्ड है वो है नेव। नेव एक एडजेक्टिव है। नेव का उर्दू में मतलब है भोला भाला, मासूम, ठीक है। जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक मासूम सा बच्चा है और ये खातून जो है ये चालाक लग रही है, शक्ल से भी लग रही है कि ये चालाक है, ठीक है। तो ये जो शख्स है, ये जो मर्द वैसे भी मासूम होते हैं, भोले भाले होते हैं, ठीक है, तो ये भोला भाला सा है, मासूम है। सो नेव एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है मासूम या फिर भोला भाला। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ट्रस्टिंग, इनोसेंट सा, चाइल्ड लाइक, फूलिश। ऑब्वियसली जो मासूम होता है वो बेवकूफ़ भी होता है आजकल की दुनिया में। सिंपल, अनएक्सपीरियंस्ड, इंजीनियस, गाइललेस। गाइललेस कहते हैं जिसने कभी कोई धोखा ना दिया हो, बेगुनाह हो जो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 114वां जो वर्ड है वो है नेव। नेव एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, मासूम, भोला भाला। जैसे ये शख्स जो आपको नज़र आ रहा है बैग उठाए हुए, ये शख्स भोला भाला है, बिल्कुल मासूम है, और ये जो लड़की है ये बहुत चालाक है। सो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, फुलिश, ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। आगे 115th जो वर्ड है वो है नेटिव।
नेटिव एक एडजेक्टिव है, नेव और नेटिव ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेव होता है मासूम, नेटिव होता है मकामी। जैसे हम नेटिव हैं पाकिस्तानी, तो हम मकामी हैं पाकिस्तान के। अगर कोई बाहर से आएगा, लोकल, जैसे नेटिव कहते हैं लोकल को, मकामी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक मखसूस इलाके को या एक मखसूस मकाम को बिलोंग कर रहे हैं। ये इनके साइन है कि इन्होंने ये पट्टी पहनी है, इनका ड्रेस इस तरह होगा, ये ऊपर से इस तरह इनका बना होगा, ठीक है। सो ये नेटिव है उस इलाके के। नेटिव मतलब लोकल, एबोरिजिनल, इंडिजीनियस, रेजिडेंट किसी इलाके के रिहायशी, लीक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कहते हैं कुदरती तौर पे, मकामी तौर पे, इनेट, इनहैबिटेंट किसी जगह रहने वाले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 115th जो वर्ड है वो है नेटिव। नेटिव एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव इसका मतलब उर्दू में क्या है, मकामी, किसी मकाम के रहने वाले, किसी जगह के रहने वाले मकामी लोग। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, लोकल, रेजिडेंट, इंट्रिंसिक और इनहैबिटेंट, ठीक है। ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। आगे 116th जो वर्ड है, 116वां वर्ड वो क्या है, नॉजियस। नॉजियस भी एक एडजेक्टिव है। नॉजियस का उर्दू में मतलब है नफरत अंगेज, यानी नफरत दिलाने वाला। जैसे इसको जी वोमिटिंग हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, नॉजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो इससे ना इसको नफरत हो रही है कि बार बार मुझे क्यों वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। जैसे आपको वोमिटिंग हो जाए तो आपको नफरत होती है कि यार ये मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई है। सो ये इसके सिनोनिम्स की तरफ जाएं तो ये क्या है, सीसिक, अनवेल, क्वेजी, वूजी, बिलियस, रिपेलेंट, ऑब्वियसली रिपेल करते हैं, रिवॉल्टिंग, रिपल्सिव, डिटेस्टेबल, जिसका टेस्ट भी अच्छा ना हो, डिटेस्टेबल भी कह सकते हैं। सो नॉजियस जो है स्टूडेंट्स ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है नफरत अंगेज, जिससे नफरत हो जाए, जो नफरत दिलाए। जैसे ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि इसको वोमिटिंग हो रही है बार बार, जिससे इसको नफरत हो रही है वो अपनी हालत से। सो अनवेल इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है, अनवेल जो चीज़ वेल ना लगे, अनवेल लगे, बुरी लगे, रिपेलेंट और डिटेस्टेबल, इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 117th जो वर्ड है वो है निगेट। मैं आपकी बात को निगेट करता हूँ, मैं आपकी बात से इनकार करता हूँ। सो निगेट का मतलब क्या है, इनकार करना। सो निगेट एक वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, इनकार करना। जैसे ये औरत जो है ये फ़ोन पे उसको इनकार कर रही है, सो ये उसको निगेट कर रही है, उसकी बात को, उससे इनकार कर रही है। इनकार करना, सो इसके सिनोनिम्स क्या है, रिफ्यूट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिसप्रूव, डिसएवो, रेप्यूडेट, इनवैलिडेट, कैंसिल करना, काउंटर एक्ट करना, उसके खिलाफ बात करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 117 जो वर्ड है वो है निगेट। निगेट एक वर्ब है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, इनकार करना, किसी चीज़ से इनकार करना, निगेट करना, ठीक है। तो ये फीमेल जो है, डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि ये फ़ोन पे उस शख्स को इनकार कर रही हैं, उसकी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, उसके खिलाफ बात कर रही हैं। सो रिफ्यूट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, इनकार करना, उसके उल्ट बात करना, कैंसिल करना उसकी बात को, काउंटर एक्ट करना, ठीक है। सो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। उसके बाद 118वां जो वर्ड है वो है निगलिगेंस। निगलिगेंस जो है ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है गफलत। निगलिगेंस, गफलत। जैसे ये जो स्टूडेंट है ये गफलत का इजहार कर रहा है, इसको नहीं पता कि पीछे मेरे जानवर है या कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो ये गफलत का शिकार हो रहा है, गफलत का इजहार कर रहा है, ठीक है। अब केयरलेसनेस, इन अटेंशन, अबेंडन, डिसरिगार्ड, लैक्सिटी, स्लैकनेस, कैजुअलनेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 118वां जो वर्ड है वो एक नाउन है, निगलिगेंस। इसका उर्दू में मतलब है गफलत। इसके हाथ में बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी और इसने गफलत का इजहार किया, ठीक है। तो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, केयरलेसनेस, कैजुअलनेस, कैजुअली उसने बिहेव किया, मतलब उसने गौर से उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, गफलत का शिकार हुआ, ठीक है। 119 जो वर्ड है वो है निमेसिस। निमेसिस के कहते हैं बदअमाली की सज़ा। निमेसिस किसे कहते हैं, बदअमाली की सज़ा। सो निमेसिस जो हमारे पास है ये एक नाउन है और ये इसका उर्दू में मतलब क्या है, बदअमाली की सज़ा। जैसे आपको पता है कि दो होते हैं, एक अच्छे अमाल करने वाले फरिश्ते होते हैं, एक बुरे अमाल करने वाले। सो ये जो बुरे अमाल करते हैं, बदअमाली करते हैं, ये आपको ये अच्छे अमाल करने वाला फरिश्ता है, ये बुरे अमाल करने वाला फरिश्ता है। सो ये बदअमाली की सज़ा देने वाला फरिश्ता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ओपोनेंट, आर्क एनिमी, एडवर्सरी, कंपिटिटर, राइवल, एंटागोनिस्ट, फो, रिवेंजर, विंडिकेटर। सो स्टूडेंट्स 119 जो वर्ड है वो क्या है, नेमेसिस। नेमेसिस जो है ये एक नाउन है और इसका उर्दू में क्या मतलब है, बदआमाली की सज़ा देने वाला,
ठीक है। तो ये वो फरिश्ता है जो बदअमाली की सज़ा देता है, गुनाहों की सज़ा देता है। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? राइवल, एंटागोनिस्ट, ठीक है, एक दूसरे के उल्ट, खिलाफ। सो आज का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है 120th वर्ड जो है न्यूट्रल। न्यूट्रल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। न्यूट्रल का मतलब होता है गैर जानिबदार। जैसे आपको ये साइन शो होता होगा अक्सर अदालतों के ऊपर, अदालतें जो होती हैं वो मुनसिफ होती हैं, इंसाफ करने वाली होती हैं, वो किसी तरफ जानिबदार नहीं होती बल्कि वो गैर जानिबदार होती हैं। तो जो जज साहिब होता है वो गैर जानिबदार होता है, ना इधर टेंडेंसी शो करेगा ना इधर टेंडेंसी शो करेगा, वो इंसाफ करेगा। सो न्यूट्रल होता है, वो गैर जानिबदार होता है, ठीक है। सो ना वो प्रॉप की तरफ होता है ना वो ऑप की तरफ होता है। सो जज जो है वो न्यूट्रल होता है, गैर जानिबदार होता है, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? अनबाइस्ड, इम्पार्शल, नॉन अलाइंड, डिसइंटरेस्टेड, डिस्पैशनेट, नॉट टेकिंग साइड, कि किसी की साइड ना लेना, ऑन द फेंस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट वर्ड था वो 120th वर्ड वो क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल एक एडजेक्टिव है। न्यूट्रल होना मतलब गैर जानिबदार होना, किसी की साइड ना लेना, ठीक है। सो ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये अदालतों का साइन शो किया गया है कि अदालतें चाहे होती नहीं है लेकिन होनी चाहिए इस तरह की कि वो गैर जानिबदार होनी चाहिए, उनको इंसाफ करना चाहिए। और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है? अनबाइस्ड, नॉट टेकिंग साइड, कि किसी की साइड ना लें, ठीक है, और अनबाइस्ड हो, गैर जानिबदार हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट वर्ड था, न्यूट्रल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 120 से ऑनवर्ड 130 वर्ड की, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।